कौन जानता है, शायद उसकी किस्मत अच्छी है। गूनी ने अपना सिर हिलाया और इस मामले की ज्यादा परवाह नहीं की। आखिरकार कीमियागरों के लिए सफलतापूर्वक गोलियों को परिष्कृत करने में भाग्य एक बड़ा कारक था। अगर किसी की किस्मत अच्छी होती, तब भी लगातार कई बार रिफाइनिंग करते हुए कोई असफल नहीं होता। क्या ये हो सकता है कि वह सिर्फ चौथा स्तरीय कीमियागर नहीं है? याफी ने थोड़ा विचार करने के बाद झिझकते हुए पूछा। हाँ, ये कैसे संभव है? जियामा साम्राज्य में 5वें स्तर के कीमियागरों की संख्या किसी के हाथों में गिनी जा सकती है। उस तरह की स्थिति में भले ही यह साम्राज्य या मिस्टी क्लाउड गुड जैसी महान ताकतें हों, वे सभी इस व्यक्ति को एक वीआईपी के रूप में देखेंगे। ऐसा व्यक्ति हमारे अपने नीलामी घर में नीलामी की गोलियों के लिए क्यों आएगा? गूनी हंसा। इस पर याफी ने भी अपना सिर हिलाया और एक आह भरी, फूट फूट कर हंसते हुए, ऐसा लगता है कि मेरे पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। मुझे डर है कि मेरी पिछली झिझक ने इस रहस्यमय कीमियागर की बड़ी मात्रा में हमारे अनुकूल प्रभाव को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। आप इसके लिए खुद को दोष नहीं दे सकते। उस तरह का बहुत बड़ा लेन देन, यहां तक कि मैं आसानी से जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। कि आप इस हद तक सक्षम हैं, ये पहले से ही बहुत अच्छा है। भविष्य में उस कीमियागर के साथ हमारे संबंधों के संबंध में बस अपना समय लें और सौहार्दपूर्ण ढंग से साथ रहें। जब तक वह हमारे प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना विकसित नहीं करता तब तक ठीक है। गूनी ने आराम से कहा। सिर हिलाते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए याफी ने अपनी आकृति को प्रकट करते हुए कुर्सी पर सुस्ती से बैठ गया। जैसे ही उसकी प्यारी आंखें झपकी, कुछ संदेह होने पर उसने धीरे से पूछा, वह इतनी निम्न श्रेणी की दवा सामग्री के साथ क्या करने का इरादा रखता है? उन दवा अवयवों में रक्तस्राव को रोकने और हड्डियों को मजबूत करने का प्रभाव होता है। मुझे लगता है कि उसे हीलिंग मेडिसिन बनाने की योजना बनानी चाहिए। गूनी बड़बड़ाया क्योंकि उसकी बाहें एक साथ थीं। इसी तरह हैरान होकर उसने कहा, लेकिन अपनी स्थिति के साथ वह इन सस्ते दामों वाली उपचारात्मक दवा का निर्माण क्यों करेगा? ये सुनकर याफे की खूबसूरत आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, उसके लंबे नाखून हल्के से मेज पर थपथपाए। एक पल बाद एहसास हुआ उस पर, उसने धीरे से कहा, लगता है कि यह बूढ़ा सर जियो कबीले की ओर बहुत देखभाल करने वाला लगता है। वह एक साथ झुर्रीदार हो गई। गूनी की अभिव्यक्ति अचानक एक विस्मय में बदल गई। क्या आप कह रहे हैं कि वह जियो देना चाहता है कबीले हीलिंग की दवा? हाल ही में मैंने सुना है कि जियालाई कबीले ने पहले स्तर के कीमियागर पर आमंत्रित किया था। सस्ते स्प्रिंग पाउडर की वापसी ने पहले ही शहर की आधी भीड़ को छीन लिया है। अगर जियो कबीले जल्द ही कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मुझे डर है कि उनके बाजार शर्मनाक रूप से खाली हो जाएंगे। याफी ने अपने निष्कर्ष को आवाज देते हुए चारों ओर घूमते हुए मुस्कुराते हुए कहा, पहले पुराने सर ने पहले ही कहा था कि यदि कोई मौका है, तो वह जियो कबीले के साथ काम करेगा और इस समय इतनी सारी उपचार सामग्री खरीदने का मतलब केवल एक ही हो सकता है। उसका मतलब था। उसने क्या कहा? अरे, ऐसा लगता है कि जियो कबीले इस बार वास्तव में भाग्यशाली रहे हैं, जबकि जियालाई कबीले मुसीबत में पड़ने वाले हैं। याफी के विश्लेषण को सुनकर गूनी मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक ईर्ष्यालु भाव था क्योंकि चौथे स्तर की कीमियागर की मदद प्राप्त करना कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोई भी कबीला प्राप्त कर सकता था। अपने सिर को थोड़ा झुकाते हुए याफी ने एक आसान मुस्कान दी, जैसा कि उसने कहा, हमें जल्द ही जियो कबीले के साथ कुछ संपर्क करना चाहिए। हालांकि एक कंगन में एक फूल जोड़ने से कुछ हद तक खुश हो जाएगा। जब किसी को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो मदद प्रदान करना दोनों पक्षों के संबंधों को मजबूत करने का एक बेहतर तरीका है। गूनी ने अनुमोदन से अपना सिर हिलाया। उनके पीछे चौथे स्तर के कीमियागर के साथ जियो कबीले के साथ संबंध अब महत्वपूर्ण थे। नीलामी घर से बाहर निकलते हुए हमेशा की तरह जियोयान विवेकपूर्ण ढंग से कम आधे दिन के लिए सड़कों पर घूमते रहे और अंत में एक उजाड़ गली में अपना वेश उतार दिया। अपने हाथ में हल्के लाल भंडारण की अंगूठी को उछालते और पकड़ते हुए जियोयान कुछ खुश था। इस तरह की भंडारण अंगूठी एक प्रकार की असामान्य सामग्री द्वारा बनाई गई थी जिसे स्टोरेज स्टोन कहा जाता है। इसकी विशेषता सामग्री ये थी कि इसके भीतर एक अद्वितीय छोटी जगह थी जहां किसी भी बेजान वस्तुओं को संग्रहित किया जा सकता था। हालांकि यह बेहद सुविधाजनक था, भंडारण पत्थर की विरलता के कारण यह बेहद कीमती था। जियोयान के हाथों में सबसे कम ग्रेड स्टोरेज रिंग में केवल 3 से 4 वर्ग मीटर की जगह थी, फिर भी इसकी कीमत लगभग 100,000 सोना है। जियो कबीले में जियोयान ने केवल अपने पिता और पहले बड़े खुद के भंडारण के छल्ले देखे थे। जियोयान ने थोड़ी देर के लिए स्टोरेज रिंग के साथ खिलवाड़ किया, झिझकते हुए इसकी जांच की। अंत में उन्होंने इसे नहीं पहना, बल्कि सावधानी से इसे अपनी छाती में रखा। इस तरह की अंगूठी काफी महंगी थी। अगर इसे उसके पिता या अन्य लोगों द्वारा देखा जाता, तो उसे यह समझाने में मुश्किल होती कि वह इसे प्राप्त करने के लिए कैसे आया। जियोयान ने सुनसान गली से सावधानी से बाहर निकलने से पहले गटर में काले मेंटल को लात मारी। बाद में वह जल्दी से अपने कबीले में वापस चला गया। जैसे ही जियोयान ने कबीले के घर से गुजरने वाली गली का पीछा किया, उसने अपने पिता की बैठक कक्ष से उग्र आवाज सुनी। पलकें फड़कती हैं। जियोयान दरवाजे में एक दरार के माध्यम से चुपके से झांकने के लिए आगे बढ़ा।
दमित, जिया झूठ बोलती है कि कमीने बहुत ज्यादा है, उसने वास्तव में हमारे व्यवसाय को बेशर्मी से चुराने की हिम्मत की। कमरे के भीतर जियो जान वर्तमान में टेबल पर चढ़ते ही उग्र हो रहा था। चाय की प्याली से चाय टेबल पर फैल गई। वर्तमान में जियो कबीले के बाजारों ने पहले ही बड़ी मात्रा में यातायात खो दिया था। बाजार में छोड़े गए व्यापारी भी काफी चिंतित और भयभीत हैं। उनमें से कुछ ने गुप्त रूप से जियालाई कबीले के बाजारों के लिए भी छोड़ दिया है। अगर यह जारी रहा तो अगले आधे महीने में मुझे डर है कि हमारा बाजार दिवालिया हो जाएगा। दूसरे एल्डर ने उदास चेहरे के साथ कहा और रोष में अपने दांत एक साथ कुतर दिए। कैसे के बारे में, मैं अपने कबीले के कुछ कुलीनों को लाता हूं और गुप्त रूप से उसकी मियागर से निपटता हूं। तीसरे बड़े की निगाहें क्रूर थी क्योंकि उसने गहरे स्वर में यह सुझाव दिया था। कम से कम 2 दादूशी की मियागर की रक्षा कर रहे हैं, यह नहीं होगा इतना आसान। जियोजान ने असहाय होकर कहा और इधर उधर हाथ फेरते हुए। लेकिन अगर हम इस तरह से जारी रखते हैं तो हमारा नुकसान बहुत बड़ा होगा। बुटैन सिटी के बाजारों से होने वाला मुनाफा हमारे जियो कबीले के कुल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। तीसरा एल्डर कुछ हद तक पीछे हटने को तैयार नहीं था। जियो जान के मुंह के कोने फड़क गए। फिलहाल वह किसी भी अच्छे विचार के बारे में नहीं सोच सकते थे। नीलामी में उस दिन क्या उस रहस्यमय कीमियागर ने यह नहीं कहा कि कोई अवसर आ सकता है जहां वह हमारे साथ काम करेगा। ये देखते हुए कि गोनी उनके प्रति कितना सम्मानजनक था, एक कीमियागर के रूप में उनका स्तर निश्चित रूप से कम नहीं है। अगर वह हमारी मदद कर सकता है तो वह जियालाई कबीले निश्चित रूप से हार जाएगा। पहला बड़ा, जो अब तक चुप था, अचानक नर्म स्वर में बोला। एआई, कौन जानता है कि क्या उसने बेतरतीब ढंग से बड़बड़ाया। उस तरह की स्थिति के लोगों के लिए हमारे साथ सहयोग करने से उन्हें किस तरह का लाभ मिलेगा। इतने कम लाभ के लिए क्या वे परवाह भी करेंगे। जियोजान फूट फूट कर हंसा और कुर्सी पर बैठते ही अपना सिर हिलाया और आह भरी। तीनों बुजुर्ग भी चुप थे। वास्तव में जियो कबीले के लिए इस तरह की स्थिति के लोगों के साथ संबंध स्थापित करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। तारांकन के, हम इसे कुछ और दिनों के लिए सहन करेंगे। यदि जियालाई कबीले अभी भी संयम का अभ्यास नहीं करते हैं तो हमें प्रतिशोध के लिए दोष न दें, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। अपने होठों को चाटते हुए जियोजान ने कुर्सी के फ्रेम पर पकड़ लिया क्योंकि उसकी आंखों में एक अशुभ चमक चमक रही थी। दरवाजे के बाहर यहां तक सुनते हुए जियोयान ने अपने कंधों को बेहोश कर दिया क्योंकि उसका हाथ उसकी छाती पर भंडारण की अंगूठी से खेल रहा था। एक ठंडी मुस्कान को छोड़ते हुए वह धीरे धीरे चला गया। जियोयान बैठक कक्ष से निकले और कुछ उपचार दवा को परिष्कृत करने के लिए कुछ अंतिम तैयारी करने के लिए अपने कमरे में लौट आए। एक बार जब वह अपनी तैयारियों के साथ हो गया तो वह चुपके से अपनी उजाड़ गुफा में वापस चला गया जिसे उसने पहले प्रशिक्षित किया था। जैसा कि याओ लाओ ने पहले कहा था, दवा शोधन प्रक्रिया के दौरान परेशान नहीं होना महत्वपूर्ण था और बड़ी संख्या में कबीले सदस्यों को दिया जाना, ये पूरा करना मुश्किल होगा घर पर। अगर संयोग से कुछ, जैसे जियोयू उस पर सौदेबाजी करना, ऐसा होना था, जियोयान पूरी तरह से गुफा में कदम रखने के परिणामों के साथ पूरी तरह से सहन करने में असमर्थ होगा। जियोयान शुरू करने के लिए खुजली कर रहा था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी छाती से भंडारण की अंगूठी निकाली और डक्यूई की एक धारा को उसमें धकेल दिया। हल्के लाल रंग की अंगूठी ने गुफा के भीतर अस्तित्व में आने से पहले लगभग आधा मीटर लंबी लाल दवा की कड़ाही से पहले प्रकाश की एक झिलमिलाहट उत्सर्जित की। पूरी दवा कड़ाही एक गहरे लाल रंग की लाल थी और इसने एक हल्की चमक दी। कड़ाही के नीचे 2 द्वेषपूर्ण दिखने वाले सांप के सिर उकेरे गए थे। उनके अंतराल वाले माउस हवा के लिए कड़ाही में प्रवेश करने के लिए 2 जुड़े हुए गुहाओं का निर्माण करते थे। जैसे जैसे 2 गुहाएं घाव होती हैं और कड़ाही में गहराई तक फैली होती हैं, व्यास छोटा और छोटा होता जाता है। अगर कोई अंदर देखने की कोशिश करता तो वे मुश्किल से कुछ भी देख पाते। दवा के शीर्ष पर कॉल्ड्रॉन एक गहरे रंग का लाल रंग का ढक्कन था जो एक विशाल सर्प के आकार में जाली था। ढक्कन के अलावा सामग्री में प्रवेश करने के लिए एक विशेष छेद भी था। कड़ाही के ढक्कन का शीर्ष बर्फ की चांदी द्वारा बनाए गए कई महीन छेदों से अटा पड़ा था। अत्यधिक गर्मी को बनने से रोकने के लिए इन पर गर्मी को कम करने का प्रभाव पड़ा, जिससे विस्फोट हो सकता है। एक तरफ एसेंस आइस की एक पारदर्शी स्क्रीन दवा कड़ाही के मध्य भाग में स्थापित की गई थी ताकि कीमियागर द्वारा पूरी शोधन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। साथ ही कड़ाही को जंगली अदम्य शैतान के रूपों से उकेरा गया था, जानवर जो लगभग कड़ाही से छलांग लगाते दिख रहे थे। दवा की सुंदर उपस्थिति को देखते हुए जियोयान ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। जियोयान ने प्राचीन काली अंगूठी को रगड़ा और याओ लाओ प्रकाश की एक चमक के साथ दिखाई दिए। ये 2 आउटलेट के साथ एक कड़ाही है। आप जैसे कीमिया शौकिया के लिए ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, याओ लाओ ने उदासीनता से कहा क्योंकि उसने गहरे लाल रंग के लाल औषधीय कड़ाही पर सांपों के छिद्रों पर एक नजर डाली। 2 आउटलेट के साथ एक कड़ाही। अपरिचित शब्द सुनकर जियोयान की आंखें शंका से देख रही थीं। औषधीय कड़ाही के पास भी अपने स्वयं के स्तरों का सेट होता है। एक कॉल्ड्रॉन की भट्टी में आग लगाने के लिए जितने अधिक आउटलेट होंगे, एक औषधीय कड़ाही उतनी ही अधिक होगी और इस प्रकार ये दुर्लभ है। यह न माने कि कोई और कुछ आउटलेट जोड़ने के लिए बेतरतीब ढंग से कुछ छेद कर सकता है।
बाहरी लोगों के पास इन आउटलेट्स के रहस्यों के लिए विवेक का संकेत भी नहीं है। आउटलेट एक औषधीय कड़ाही का सार है और पूर्णता के लिए पॉलिश करने के लिए अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है। यदि किसी को थोड़ी सी भी त्रुटि के साथ किया जाता है तो पूरे औषधीय कड़ाही को कबाड़ माना जाएगा। जैसे एक औषधीय कड़ाही में जितने अधिक आउटलेट होंगे, शोधन करते समय एक कीमियागर के लिए सहायक प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। बेशक, यदि आप कई आउटलेट्स को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आपको बहुत उच्च आत्मा धारणा की आवश्यकता है। वर्तमान में, आप 2 आग के आउटलेट को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही सीमा है। याओ लाओ ने समझाया तो हंसा। एक कीमियागर के लिए, एक अच्छी दवा कड़ाही का महत्व एक योद्धा के लिए एक अच्छी तलवार के समान है। लगभग अविवेकी सिर हिलाते हुए, जियोयान ने अपने सामने इस बड़ी कड़ाही को देखा और थोड़ा खाली पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? अभी के लिए यह बेहतर होगा कि आप अपने आप को औषधीय कड़ाही से परिचित कराएं। एक हाथ को एक आउटलेट के खिलाफ दबाएं और फिर अपने भीतर डू क्यूई को जगाएं और इसे अंदर चैनल करें। याओ लाओ गुफा के भीतर क्रॉस लेग बैठे थे क्योंकि उन्होंने जियोयान को निर्देशित किया था। सिर हिलाते हुए, जियोयान ने आउटलेट पर हाथ रखा और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके शरीर के भीतर एक घूमता हुआ, मंद और पीला, थोड़ा चीना, थोड़ा लहरदार मंद पीला डू क्यूई स्ट्रैंड द्वारा स्ट्रैंड से बाहर निकलता है, परिणामस्वरूप अपने हाथ की हथेली को पीली रोशनी से चमकाते हैं। एक बार जब वह मंद पीली डू क्यूई उसकी हथेली पर पहुंच गई, तो वह स्थिर हो गई। फिर, जैसे कि उसे एक अचानक और हिंसक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का सामना करना पड़ा, यह अचानक उसके हाथ से निकल गया और आउटलेट में चला गया, औषधीय कड़ाही में ड्रिलिंग कर रहा था। पीयू, एक दबी हुई आवाज थी, फिर मंद होने के बाद पीली क्यूई आग के आउटलेट के माध्यम से स्थानांतरित हो गई और अप्रत्याशित रूप से एक मंद पीली लौसार में बदल गई। औषधीय कड़ाही के भीतर, ये टिमटिमाता और धधकता था। तथ्य यह है कि उसकी हथेली ने अचानक आग लगा दी, जियोयान को चिंतित कर दिया और उसे लगभग स्पष्ट रूप से अपना हाथ वापस ले लिया। हालांकि, यह महसूस करने के बाद कि उसकी हथेली ठंडी है, वह काफी कम घबरा गया। बुरा नहीं। अपने पहले प्रयास में, आप पहले से ही एक लौ पैदा करने में सफल रहे हैं। औषधीय कड़ाही के भीतर घुमती हुई लौ को देखते हुए, याओ लाओ ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, इस बार आपने जो लौ जमा की है वह वास्तव में परिष्कृत लौ नहीं है। अभी आपको अपने शरीर के भीतर लकड़ी के तत्व के निशान को नियंत्रित करने पर ध्यान देना चाहिए और इसे दवा की कड़ाही में डालना चाहिए। जियोयान ने दोनों आंखें बंद करके अनुपालन किया। धीरे धीरे, उनके विचारों पर ध्यान केंद्रित किया गया क्योंकि उनकी उत्कृष्ट आध्यात्मिक धारणा ने लगातार उनके शरीर को लकड़ी के तत्व के उस हल्के निशान के लिए स्कैन किया। 10 मिनट से अधिक समय के बाद, जियोयान ने आखिरकार पहली बार अपने शरीर में लकड़ी का तत्व पाया। आंखें खोलते ही उसने राहत की सांस ली। मिला। जियोयान को अपनी आंखें खोलते देखकर याओ लाओ ने चकित होकर पूछा। जैसा कि पूर्व ने अपना सिर हिलाया, याओ लाओ मदद नहीं कर सका लेकिन आंतरिक रूप से जियोयान की प्रशंसा की। जब याओ लाओ ने पहली बार अपने शरीर में लकड़ी का तत्व पाया, तो उसे लगभग आधा घंटा लगा। इससे ये देखा जा सकता है कि जियोयान की आध्यात्मिक धारणा कितनी मजबूत है। जियोयान ने दूसरे आग के आउटलेट पर हल्के से दबाने के लिए एक उंगली खींची। धीरे धीरे, बेहद कमजोर हरी क्यूई की एक धारा अंदर आ गई। जैसे ही हरी क्यूई दवा की कड़ाही में प्रवेश करती है, हल्की पीली लौ अचानक शांत हो जाती है, जैसे कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हो। इस समय, भले ही जियोयान अभी तक लौ को नियंत्रित नहीं कर पाया था, वह महसूस कर सकता था कि लौ के भीतर की उन्मत्तता को लकड़ी के तत्व द्वारा नियंत्रित किया गया था। इसके अलावा, इस सिद्धांत के कारण कि लकड़ी जंग की आग देती है, इस समय की लौ बहुत अधिक नियंत्रित थी और पहले की तुलना में अधिक समय तक चलेगी। अच्छा, संतुष्ट, याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह जियोयान के माथे को छूने के लिए एक उंगली पर पहुंचा, सीधे बाद के सिर में जानकारी स्थानांतरित कर दिया। यह मेरा अपना हीलिंग मेडिसिन फॉर्मूला है, आप इसे अभ्यास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं आपको लौ के तापमान और परिष्कृत करने के लिए चिकित्सा सामग्री की संरचना के बारे में चेतावनी देता हूं तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। जियोयान ने अपने सिर में नई जानकारी को संसाधित करते हुए देखा क्योंकि उसने स्वीकार करने के लिए अपना सिर थोड़ा झुका लिया था। रक्त के थक्के पाउडर, रक्त के थक्के घास का एक डंठल घास, एक जीवंत फल, 2 खसखस फूल। जियोयान ने प्रत्येक आवश्यक कीमिया सामग्री की मात्रा को याद करने के लिए प्रतिबद्ध किया। उसकी आध्यात्मिक धारणा धीरे धीरे औषधीय कड़ाही में फैल गई। हल्की फुल्की लौ को नियंत्रित करने की पूरी लगन से कोशिश की। अंगूठी पर अपनी उंगली से एक फ्लिकिंग गति करते हुए, उसकी हथेली में खून के थक्के वाली घास का एक गहरा लाल डंठल दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद, जियोयान ने डंठल को कड़ाही के शीर्ष पर उत्कीर्ण सर्प के माप में फेंक दिया। एक बार जब रक्त के थक्के वाली घास फेंक दी गई, तो जियोयान ने समय पर लौ को नियंत्रित नहीं किया। आग बस ऊपर की ओर चमकी और पलक झपकते ही, खून से लथपथ घास का डंठल राख के ढेर में बदल गया और कड़ाही के अनूठे तंत्र ने उसे कड़ाही से बाहर निकाल दिया। इस पहली असफलता को देखकर जियोयान थोड़ी शर्मिंदगी के साथ हंसे। जारी रखें, याओ लाओ ने उदासीनता से कहा। एक और लार निगलते हुए, जियोयान ने एक बार फिर खून के थक्के वाली घास के डंठल में फेंक दिया। इस बार खून का थक्का जमने वाली घास कुछ देर के लिए आग के भीतर ही बनी रही लेकिन पहले की तरह ये राख के ढेर में बदल गई। तापमान बहुत अधिक है। जियोयान ने अपना पसीना पोंछा।
अब जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक गोली को परिष्कृत करने की कोशिश की तो जियो यान ने आखिरकार महसूस किया कि इस प्रकार का काम, जैसा कि अपेक्षित था, किसी भी व्यक्ति द्वारा आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता है। रक्त के थक्के जमने वाली घास के पूरे 20 या इतने डंठल को लगातार जलाने के बाद कुछ कठिनाई के साथ जियो यान को अंततः रक्त के थक्के वाली घास के लिए सबसे उपयुक्त तापमान पर एक पकड़ थी। फिर से खून के थक्के जमने वाली घास के एक डंठल में उछालते हुए जियो यान की अभिव्यक्ति गंभीर रूप से बढ़ गई क्योंकि उसकी आध्यात्मिक धारणा ने लौ के तापमान को मजबूती से दबा दिया। उसकी आंखें बर्फ के सार से गुजरी और लौ के भीतर लटकी हुई घास के डंठल पर अटूट रूप से टिकी हुई थी। ज्वाला कुछ समय के लिए बहती रही और रक्त के थक्के जमने वाली घास ने आखिरकार अपनी त्वचा की परत बहाना शुरू कर दिया और इसकी पत्तियों के भीतर जमा हुआ रस धीरे धीरे बेहोश सफेद पाउडर के धब्बों में लुप्त होने लगा। रक्त के थक्के वाली घास का सार अंततः इस ग्रीन हॉर्न जियोयान द्वारा सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया था। संकरी गुफा में कड़ाही के भीतर की आग की लपटों ने गुफा की दीवारों पर छाया डाली, जिससे नाचते हुए नुकीले नुकीले और जंगली जानवरों के पंजे बन गए। जियोयान ने अपने अस्तित्व के हर तंतु के साथ ध्यान केंद्रित किया क्योंकि उसने बढ़ती लौ को ध्यान से देखा। उसका पीला चेहरा पसीने की मोतियों से लथपथ था। लंबे समय तक दवा को परिष्कृत करना एक ऐसा कार्य था जिसमें अत्यधिक मात्रा में क्यूई का उपभोग किया गया था। चूंकि जियोयान की क्यूई पद्धति सबसे कम रैंक वाली कम हुआन थी, इसलिए उनकी क्यूई नींव और सहनशक्ति कुछ खास नहीं थी। इस प्रकार कड़ाही के सामने लगभग 2 घंटे तक बने रहना उनके लिए आसान काम नहीं था। याओ लाओ ने जियोयान को देखते हुए अपनी आंखें मूंद ली, जिसने एक बार फिर से एक रक्त के थक्के की घास को एक महीन सफेद पाउडर में सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था। ये जानते हुए कि जियोयान पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका है, याओ लाओ ने थोड़ा सा सिर हिलाया और धीरे से कहा, अच्छा किया, एक ब्रेक ले लो। ये सुनकर जियोयान के कंधे तुरंत गिर गए और उसका शरीर धीरे से बर्फ के ठंडे फर्श पर लेट गया, जैसे कि उसके शरीर की सारी ऊर्जा अचानक खत्म हो गई हो। हवा के लिए हौंकते हुए उसकी छाती उठ गई और तेजी से गिर गई। थकावट से परेशान होकर वह अब मुश्किल से एक उंगली भी उठा पाता था। अब प्रशिक्षण सबसे अच्छा प्रभाव देगा, याओ लाओ ने उदासीनता से कहा और जियोयान की ओर एक नजर डाली जो बेजान जमीन पर लेट गया। जियोयान के आंतरिक रूप से पीड़ा में फूटने से पहले केवल एक क्षण के लिए आलस्य और परिश्रम हृदय में भिड़ गया क्योंकि वह निश्चुप बैठ गया था। उसके कांपते हाथ एक प्रशिक्षण मुहर में बंध गए क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। जियोयान के रुख को देखकर याओ लाओ हंसा क्योंकि उसकी दृष्टि कॉल्ड्रॉन से पहले 10 से अधिक जेड मामलों की ओर मुड़ गई थी। ये मामले रक्त के थक्के घास से परिष्कृत हल्के सफेद पाउडर से भरे हुए थे और जियोयान के प्रयासों के परिणाम थे। बाएं से दाएं पाउडर का हल्का सफेद रंग अधिक समृद्ध हो गया और भी अंतिम मामले तक समृद्ध, जिसमें पाउडर का रंग लगभग शुद्ध सफेद तक पहुंच गया था। इस अत्यंत स्पष्ट सुधार को देखते हुए याओ लाओ ने सुखद आश्चर्यचकित महसूस किया क्योंकि उसने अपना सिर स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। अपने दिल में उन्होंने एक बार फिर जियोयान की उत्कृष्ट आध्यात्मिक धारणा की प्रशंसा की। उसने जियोयान की ओर एक नजर डाली जो वर्तमान में अपने डूक्यूई को ठीक कर रहा था, इससे पहले कि वह पत्थर की दीवार के खिलाफ खुद को क्रॉसलेग कर रहा हो, आराम से अपनी आंखें बंद कर रहा हो। जियोयान ने केवल पहले प्रकार के घटक को परिष्कृत किया था, अभी भी 2 और प्रकार उसके धीरे धीरे अभ्यास करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लगभग 1 घंटे तक कड़ी नजर रखने के बाद जियोयान के शरीर के भीतर क्यूई चक्रवात ने एक बार फिर एक उज्ज्वल प्रकाश का उत्सर्जन किया, जब ये पहले डक्यूई की कमी से पहले अंधेरा हो गया था। इसके अलावा इस बार की चमक कुछ घंटों पहले की तुलना में थोड़ी स्पष्ट लग रही थी। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए पहले से शक्तिहीन भावना आधे से अधिक पीछे हट गई थी। उसकी गर्दन को खींचते हुए कर्कश आवाजों ने जियोयान को खुशी से झकझोर दिया। प्रशिक्षण किया, तब जारी रखें। याओ लाओ मुस्कुराया और उसने अपनी आंखें खोली और अब जीवंत जियोयान को देखने के लिए अपना सिर हिलाते हुए हंसते हुए जियोयान, जिसने कीमिया की दर्दनाक प्रक्रिया का अनुभव किया था, आखिरकार समझ गया था कि उसे याओ लाओ द्वारा धोखा दिया गया था। जब याओ लाओ ने पहले कीमिया की थी तो उसने केवल अपने हाथों को घुमाया था क्योंकि उसने उन तत्वों को परिष्कृत किया था जिनके लिए लोग पागल हो जाते थे। इस सरल दिखने वाली प्रक्रिया ने जियोयान के दिमाग में एक मजबूत छाप छोड़ी थी कि कीमिया बेहद आसान थी। फिर भी अब जब जियोयान ने व्यक्तिगत रूप से इसमें हाथ आजमाया था तो वह अब जानता था कि कीमिया एक खनिक होने से ज्यादा कठिन थी। ये समझ बहुत देर से आई थी। इस प्रकार जियोयान केवल आहें भर सकता था क्योंकि वह एक बार फिर कड़ाही के सामने बैठ गया और अन्य 2 प्रकार के चिकित्सा अवयवों के सार को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इस बार रक्त के थक्के घास जियोयान को परिष्कृत करने के पिछले अनुभव से लैस स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में बहुत अधिक आराम था। 8 जीवंत फल और 10 खसखस के फूल जलाने के बाद वह अंततः उपचार दवा बनाने के लिए आवश्यक घटकों को निकालने में कामयाब रहे। जीवंत फल से लगभग पूरी तरह से काला और छोटा गिरी प्राप्त किया गया था। इस गुठली पर रक्त परिसंचरण में सुधार का प्रभाव पड़ा। यदि एक अनुभवी भाड़े के व्यक्ति को उपचार की दवा की कमी के दौरान जंगल में घायल हो गया था तो वह एक जीवंत फल पीसता था और चोट को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करता था। अफीम के फूल से एक हल्का लाल तरल प्राप्त किया गया था। इस तरह के तरल पदार्थ का सुन्न प्रभाव पड़ता है और इसका उपयोग दर्द से राहत के लिए किया जा सकता है। जियोयान के सामने बड़े करीने से 3 दवाओं की व्यवस्था की गई थी। याओ लाओ ने थोड़ा सिर हिलाया और चुपचाप कहा,
सभी आवश्यक सामग्री को परिष्कृत किया गया है। अब उनकी चिकित्सा क्षमताओं को एक साथ मिला दिया गया है। ये कीमिया में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एक गहरी आह के साथ जियोयान ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। शुद्ध सफेद पाउडर को कड़ाही में फेंकते हुए उसने इसे लगभग 10 मिनट तक गर्म आग के नीचे धूम्रपान किया, जब तक कि शुद्ध सफेद पाउडर थोड़ा लाल नहीं हो जाता, इससे पहले कि पोपी फूल का तरल भी तेजी से डाल दिया जाए। जैसे ही तरल कड़ाही में प्रवेश करता है, ये शुद्ध सफेद पाउडर के चारों ओर लपेटा जाता है। लौ में थोड़े समय के लिए उबालते हुए दो अवयव धीरे धीरे एक हल्के लाल और चिपचिपे तरल में शामिल हो गए। उनकी आध्यात्मिक धारणा ने लौ के तापमान को नियंत्रित करने का प्रयास किया, क्योंकि चिपचिपा हल्का लाल तरल धीरे धीरे धूम्रपान किया गया था। चूंकि यह लगातार लौ के ऊपर बेक किया गया था, चिपचिपा तरल धीरे धीरे एक गहरे लाल रंग का पेस्ट में बदल गया। पारदर्शी लेंस के माध्यम से जियोयान ने कड़ाही के भीतर गहरे लाल पेस्ट को देखा। थोड़ा झिझकते हुए उसने अंत में जीवंत फल से छोटे काले गिरी में फेंक दिया। हालांकि छोटे काले गिरी ने कड़ाही में प्रवेश किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नन्हा कनेल लौ में उछला, अंधेरे में फ्यूज करने से इनकार कर दिया लाल पेस्ट। विभिन्न अवयवों में तापमान के लिए अलग अलग प्रतिरोध होते हैं, इसलिए आपको ये सीखने की जरूरत है कि लौ के किसी भी हिस्से के तापमान को कैसे नियंत्रित किया जाए। उन क्षेत्रों में जहां कम तापमान की आवश्यकता होती है, आपको लौ को दबाना पड़ता है, जबकि उच्च तापमान की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में आपको लौ का तापमान बढ़ाने के लिए अपना नियंत्रण आराम मिलता है। जियोयान ने सिर हिलाते हुए अपने सूखे होंठ चाटे। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक धारणा के एक हिस्से को तुरंत विभाजित कर दिया ताकि धीरे धीरे इसके तापमान को बढ़ाने के लिए छोटी गुठली के नीचे की लौ पर नियंत्रण किया जा सके। बैंग, जैसा कि आध्यात्मिक धारणा ने तापमान पर अपने नियंत्रण को शिथिल कर दिया, एक अनियंत्रित लौ ने भीषण रूप से ऊपर उठ गया और एक पल में छोटी काली गुठली के आधे हिस्से को जला दिया, जिससे जियोयान ठंडे पसीने में टूट गया, क्योंकि वह सख्ती से दबाने के लिए जल्दबाजी में था। लौ, उनकी आध्यात्मिक धारणा के एक हिस्से को लौ के एक तरफ का तापमान बनाए रखना था, जबकि दूसरे हिस्से को लौ के दूसरी तरफ का तापमान बढ़ाना था। इस तरह के मल्टीटास्किंग ने जियोयान के लिए सिरदर्द का कारण बना। हालांकि कुछ और खतरनाक स्थितियों से गुजरने के बाद जियोयान आखिरकार अपनी घबराई हुई स्थिति से शांत हो गया। उसने अपने माथे पर इकट्ठे हुए पसीने को पोंछ दिया, क्योंकि उसने अपनी बाकी डुक्यूई को आग के आउटलेट में केंद्रित करने से पहले गहरी आह भरी थी। कड़ाही के भीतर छोटा काला गिरी अब इसे सहन नहीं कर सकता था और अंत में लौ के बढ़ते तापमान के तहत टूट गया। फाइन जेट ब्लैक पाउडर धीरे धीरे हल्के लाल पेस्ट में तैरता है और बाद वाले को रंग की गहरी छाया में रंग देता है। जैसे ही जेट ब्लैक पाउडर की आखिरी चुटकी पेस्ट में तैर गई, जियोयान ने आखिरकार एक लंबी आह भरी। उसके हाथ धीरे धीरे आग के आउटलेट से अलग हो गए और कड़ाही के भीतर की लौ धीरे धीरे नीचे गिर गई। हौंफते हुए जियोयान को देखते ही याओ लाओ ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। उसका हाथ कड़ाही के ढक्कन को उठाकर फर्श पर बसा रहा है। अपने दाहिने हाथ से उन्होंने लाल रंग के पेस्ट की विशाल गांठ को छलांग लगाने की इच्छा की, जहां ये हवा में तैरता रहा। याओ लाओ ने क्रिम्सन लाल पेस्ट पर नजर डाली, जो एक मजबूत दवा गंध का उत्सर्जन कर रहा था। उसके हाथों ने हवा में कटिंग गतियों को बनाया, क्योंकि गहरे लाल रंग का पेस्ट कम से कम 100 छोटे टुकड़ों में काट दिया गया था। जियोयान से भंडारण की अंगूठी लेते हुए याओ लाओ ने इसे फ्लिक किया, क्योंकि 100 से अधिक छोटी जेड बोतलें अचानक संकरी गुफा में फैल गईं। जेड की बोतलों की व्यवस्था करने के बाद याओ लाओ ने अपना हाथ फिर से लहराया, क्योंकि हवा में तरल जैसा पेस्ट जेड की बोतलों में सटीक रूप से उतरा। बेतरतीब ढंग से एक जेड बोतल का चयन करते हुए याओ लाओ मुस्कुराया, क्योंकि उसने इसे जियोयान को भोज के दौरान दिया था। बधाई हो, कीमिया में आपका पहला प्रयास सफल रहा। जेड की बोतल को अधीरता से प्राप्त करते हुए जियोयान ने थोड़ा अशुद्ध लाल तरल पदार्थ को देखा, जबकि उसके दिल में उत्साह और गर्व की भावनाएं बढ़ गईं। हाहा, इस बिंदु से मुझे एक कीमियागर भी माना जा सकता है। जैसे जैसे कई दिन बीतते गए, जियोयान ने लगभग हर दिन कड़ाही के पास बिताया। हालांकि ये दिन बेहद थकाऊ थे, लेकिन भंडारण की अंगूठी, जो उपचार की दवा से भरी हुई थी, ने आराम करते हुए उसे संतुष्ट महसूस कराया। बेशक एक और बात का उल्लेख किया जाना था कि लगभग 5 दिनों की निरंतर कीमिया के बाद जियोयान के शरीर में डुक्यूई अनजाने में और अधिक शक्तिशाली हो गया। अपनी वर्तमान प्रगति को देखते हुए वह लगभग एक स्टार डूजे स्तर पर पहुंच गया था। इन दो खुशखबरी के साथ जियोयान अपने दांत पीसने और परीक्षा से बचने में कामयाब रहे। जैसे ही जियोयान दवा को श्रमसाध्य रूप से परिष्कृत करने के लिए गुफा में छिप गया, वुटान सिटी में स्थिति सुलझती रही। जियो और जियालाई कुलों के बीच का माहौल तेजी से तनावपूर्ण हो गया था। बस 2 दिन पहले जियालाई कबीले ने विभिन्न बाजार नियमों के साथ आने का अवसर लिया, जो व्यापारियों के पक्ष में थे, जिससे व्यापारियों का एक बड़ा हिस्सा मूल रूप से देख रहा था। जियालाई कबीले के बाजार एक उपाय का सामना करना पड़ा, जो स्पष्ट रूप से जियो कबीले की नींव को हिला देने के उद्देश्य से था। जियो कबीले के सभी उच्च रैंकिंग सदस्यों के पास एक हिंसक क्रोध था, जो एक जानलेवा इरादे में विकसित होने की धमकी देता था। भगवान धिक्कार है, मैं इसे और नहीं ले सकता। केवल 5 दिनों में हमारे जियो कबीले ने अपने मुनाफे का कम से कम 50% से 60% खो दिया है। अगर यह जारी रहा तो हमारे सभी मार्केटप्लेस दिवालिया हो जाएंगे। कबीले के बैठक कक्ष के भीतर तीसरे एल्डर ने गुस्से में कहा। उसके चेहरे पर एक अशुभ चमक थी। सभी उच्च पद वाले कबीले के सदस्य विशाल हॉल में बैठे थे।
उनके दिलों में रोष उनके उदास रंगों से व्यक्त किया गया था। ये वास्तव में आगे नहीं खींच सकता। पहला बुजुर्ग धीरे धीरे बाहर निकल गया, प्रत्येक शब्द जारी रखते हुए उन्होंने कहा, हालांकि प्राइमा ऑक्शन हाउस के मास्टर गुनी ने हीलिंग मेडिसिन की 100 से अधिक बोतलों का निर्माण करके हमारी सहायता की है, यह मात्रा बहुत कम है। ये जियालाई कबीले से भारी मात्रा में अतुलनीय है। यद्यपि हम अल्पावधि में जियालाई कबीले के साथ एक गतिरोध को बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं, लंबे समय में, क्योंकि वे उपचार दवाएं समाप्त हो जाती हैं, हम एक बार फिर पहले अजीब स्थिति पर पहुंचेंगे। पहले एल्डर ने एक कड़वी हंसी छोड़ने से पहले आह भरी और कहा, हालांकि अगर गुनी मात्रा के आधार पर हमारा पूरी तरह से समर्थन करने के लिए तैयार थे, तो हम निश्चित रूप से जियालाई कबीले से पहली स्तरीय कीमियागर के साथ इसे खींचने में सक्षम होंगे। हालांकि वह प्राइमर नीलामी घर से है, आखिरकार वे शायद ही कभी कुलों के संघर्ष में खुद को शामिल करते हैं। इस हद तक मदद करना पहले से ही बहुत अप्रत्याशित है। नेता की कुर्सी पर बैठे जियोजान ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक उदास नजर आई। हालांकि जियालाई कबीले की बेची जाने वाली उपचार दवा की गुणवत्ता कम थी, मात्रा बहुत बड़ी थी और कीमत सस्ती थी। ये भाड़े के सैनिकों की प्राथमिकताओं के अनुकूल था, जो अक्सर खूनी स्थितियों में फंस जाते थे। अगर हम एक प्रथम स्तरीय कीमियागर भी प्राप्त कर सकते हैं, तो हम उनके खिलाफ संघर्ष करने में सक्षम होंगे। बड़े हॉल में किसी ने विलाप किया। ये सुनकर जियोजान ने बेबसी से अपना सिर हिला दिया। वुटान सिटी में केवल कुछ कीमियागर थे। उन अभिमानी लोगों में से किसी एक को लुभाना कहां से आसान था। इस बार जियालाई कबीले ने लॉटरी को मारा था और वास्तव में एक कीमियागर की मदद प्राप्त की थी। हॉल के कोने में जियो जियोनिंग और कबीले की युवा पीढ़ी के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। जैसे ही वे अपने बड़ों पर उदास भावों को देखते थे, उन्होंने लापरवाही से बीच में आने की हिम्मत नहीं की और इसलिए उन्होंने मौन में कठोर वातावरण को सहन किया। बड़ी बहन, क्या वह पहला स्तरीय कीमियागर वास्तव में इतना मजबूत है? वह हमारे जियो कबीले को इस स्थिति में कैसे मजबूर कर सकता था? कुछ हद तक दमनकारी माहौल को बर्दाश्त करने में असमर्थ, जियोनिंग ने चुपचाप जियोयू से पूछा, जो उसके पास बैठे थे। जियोयू ने धीरे से आह भरी, एक कड़वी हंसी देते हुए उसने धीरे से उत्तर दिया, वास्तव में कीमियागर एक बहुत ही अनूठा पेशा है। पहले स्तर के कीमियागर की ताकत दूसरे स्तर में और एक सीधी लड़ाई में सबसे अच्छी है। कबीला उसे आसानी से मार सकता था। फिर भी एक कीमियागर का सच्चा आतंक सीधे लड़ाई में नहीं है, बल्कि यह है कि वे ऐसे अमृत बनाने में सक्षम हैं जिसके लिए लोग पागल हो जाते हैं। इन अमृत के साथ उनके पास समर्थकों को रैली करने की अतुलनीय क्षमता है। कई मजबूत अभ्यासी इन अमृतों को प्राप्त करने के लिए एक कीमियागर के अधीन सेवा करने के लिए तैयार हैं। दक्यूई महाद्वीप पर बहुत से लोग एक कीमियागर की तुलना एक जहरीले ततैया के घोंसले से करते हैं। एक बार उकसाने के बाद एक कीमियागर तुरंत एक बेशुमार सेनानियों को इकट्ठा करेगा। इतने सारे सेनानियों का सामना करना पड़ा, भले ही वे आपको मारने में असमर्थ हों, फिर भी वे आपको मौत के घाट उतार पाएंगे। जैसा कि जियोनिंग ने सेनानियों से घिरे होने के दृश्य की कल्पना की थी, वह अपने चेहरे पर एक ईर्ष्यालु रूप के रूप में कांपने लगा। भ्रमपूर्ण मत बनो, आपको एक कीमियागर बनने के लिए कठोर आवश्यकताओं के बारे में पता होना चाहिए। संभावनाएं स्वर्ग से गिरने वाले मांस पाई से भी छोटी हैं। जियोनिंग पर अपनी आंखें घुमाते हुए जियोयू ने निर्दयता से उसके ऊपर ठंडे पानी के छींटे मारे। जियोयू के शब्दों से पीछे हटते हुए जियोनिंग ने निराश होकर अपने होंठ को घुमाया, क्योंकि उन्होंने कहा, मुझे डर है कि हमारे पूरे जियो कबीले में एक कीमियागर के साथ आने का सौभाग्य नहीं है। हालांकि जियोयू ने इन शब्दों के लिए सहमति में सिर हिलाया, उसके दिमाग में एक निश्चित युवा ने काले कपड़े पहने अचानक से पॉप अप हो गया। युवाओं की विशेषताओं को करीब से देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जियोयान। बेरहमी से इस विचार को दूर करते हुए जियोयू ने अपने दिल में खुद से फुसफुसाया, मैं उस छोटे कमीने के बारे में कैसे सोच सकता था। अगर उस तरह के व्यक्तित्व वाला कोई व्यक्ति कीमियागर बनने में सक्षम है, तो इस दुनिया के सभी कीमियागर बेकार होंगे। जियोयान को उसके दिल में कोसने के बाद जियोयू ने खिड़की से एक कोने की ओर अपनी निगाहें रखी। वहां एक हरे रंग के कपड़े पहने युवा युवती चुपचाप एक मोटी और सरल किताब को पकड़ रही थी। कभी कभी अपनी उंगली को पलटने के लिए हिलाती थी। पृष्ठ के रूप में उसकी आंखों ने पुस्तक की सामग्री को स्कैन किया। इस शांत और सुरुचिपूर्ण उपस्थिति ने उसके कई साथियों की फुर्तीली निगाहें खींची। इतनी अच्छी लड़की, उसे उस नन्हे कमीने का पक्ष क्यों लेना चाहिए? जियोयू ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसने एक बार फिर अपनी चुप्पी बनाए रखी। चुपचाप खिड़की के पास बैठी थी, हालांकि उसका ध्यान किताब पर था। जूनियर हॉल में निराशाजनक माहौल को महसूस करने में सक्षम था। उसकी विलोबी बाहें एक साथ थोड़ी बुनी हुई हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कहा गया था, वह भी 10 साल से अधिक समय तक जियो कबीले में रही थी। इसके अलावा, भले ही यह जियोयान के लिए नहीं था, वह कभी भी जियो कबीले को जियालाई कबीले द्वारा इतनी बुरी तरह से पीटने नहीं देगी। हाँ, मुझे आशा है कि वे कमीने ओवरबोर्ड नहीं जाएंगे। जूनियर ने अपने दिल में आह भरी, क्योंकि वह एक बार फिर अपनी किताब की ओर मुड़ गई। जियोयान के पास नहीं होने के कारण उसके पास व्यावहारिक रूप से बोलने का कोई कारण नहीं था। जैसे जैसे हॉल के भीतर योजनाओं पर चर्चा होती रही, एक कबीले का पहरेदार जल्दी से दौड़ा और एक सम्मानजनक स्वर में सूचना दी, कबीले नेता बाहर एक काले रंग का लबादा पहना हुआ है। उनका कहना है कि उनके पास कबीले के नेता के साथ चर्चा करने के लिए कुछ सहयोग मामले हैं।
इन शब्दों पर जियो जान और बाकी बुजुर्ग थोड़ा चौंक गए। परस्पर विनिमय करते हुए उनकी एक बार उदास भाव अचानक परमानंद के साथ उड़ गए। उनमें से कुछ एक साथ खड़े हो गए और तत्काल आदेश दिया, जल्दी से उसे अंदर बुलाओ। जियो जान और 3 बड़ों पर नजर डालते हुए हॉल में हर कोई कुछ हद तक चकित था, तुरंत एक दूसरे के साथ नजरों का आदान प्रदान कर रहा था। हाँ, मुझे आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीले के नेता जियो, आप कैसे हैं? ये बूढ़ा आदमी बिन बुलाए आया है। जैसे ही जियो जान के आदेश की आवाज फीकी पड़ गई, याओ लाओ की स्पष्ट हंसी दरवाजे के बाहर से गूंज उठी। हंसी के साथ एक बड़े काले मेंटल से घिरा एक व्यक्ति भीड़ की घूरने के नीचे हॉल में अचानक चला गया। उस समय जब एक काले रंग का गाउन पहने व्यक्ति ने दरवाजे से कदम रखा, जूनेर, जिसने अपनी किताब में खुद को डुबो दिया था, अचानक उसकी भौहें उठी। धीरे धीरे उसके छोटे से चेहरे को ऊपर उठाते हुए उसकी पतझड़ के पानी की आंखें सतर्कता से उस काले लबादे वाले व्यक्ति को घूर रही थी, जो अभी अभी प्रवेश किया था। एक काले रंग का लबादा पहने हुए आदमी को घूरते हुए जो अभी अभी प्रवेश किया था, जियोजान और 3 बड़ों ने तुरंत उसका स्वागत किया। त्वरित कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए जियोजान ने एक सम्मानजनक मुस्कान दिखाए और कहा, सबसे सम्मानित अतिथि, मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं कबीले के मामलों में व्यस्त रहा हूं और जियोजान का अभिवादन करने के लिए बाहर आने में असमर्थ था, कृपया मुझे क्षमा करें। हाँ, इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। काले मेंटल के नीचे एक वृद्धा आवाज सुनाई दी। जियो जहान ने उत्सुकता से सिर हिलाया और 3 बड़ों को एक सार्थक नजर डाली, उन्हें तुरंत रास्ता खोलने के लिए इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, कृपया बैठो, सबसे सम्मानित अतिथि। एक काले लबादे से ढका हुआ आदमी सिर हिलाया और बिना औपचारिकता के सीधे ऊपर चला गया और मेज के सिर के बगल में सीट पर बैठ गया। ये देखकर कि जियोजान काले लबादे में आदमी के साथ कितना सम्मानजनक व्यवहार कर रहा था, कबीले के युवक आपस में फुसफुसाते हुए मदद नहीं कर सकते थे। उस काले लबादे वाले आदमी पर असंख्य जिज्ञासु निगाहें लगातार बह गईं, लेकिन बड़े को ये कहते हुए सुनकर कि वह एक किमियागर है, उनकी आंखें अचानक ललक से भर गईं और पूजा से भरी हुई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किमियागर वे थे जिनका दूसरों की नजर में सबसे सम्मानित पेशा था। बहन, ये व्यक्ति, क्या वह रहस्यमय किमियागर नहीं है जिसे हमने दूसरे दिन नीलामी के दौरान देखा था? जियोनिंग की 2 आंखें इस आदमी पर टिकी हुई थी, जो एक काले रंग का लबादा पहने हुए थी, जब उसने जियोयू की आस्तीन को टटोला, उत्सुकता से उससे पूछ रहा था। हाँ, जियोयू ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी खूबसूरत आंखें अभी भी एक काली मेंटल से ढके इस सिलहूट को घूर रही थी, क्योंकि उसके प्यारे चेहरे ने सुखद आश्चर्य की एक छोटी सी अभिव्यक्ति दिखाई। मैंने नहीं सोचा था कि यह माननीय सर वास्तव में हमारे जियो कबीले में आएंगे। ऐसा लगता है कि पिछली बार उन्होंने हमारे साथ सहयोग करने के बारे में जो कहा था, वह केवल होंठ सेवा नहीं थी। अपने आसपास के लोगों की फुसफुसाहट सुनकर जूनेर ने अपनी भौहों को झुर्रीदार कर दिया और काले मेंटल में स्टॉकी मैन पर अपनी क्रिस्टल स्पष्ट आंखों को कसकर चिपका दिया। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसने महसूस किया कि आदमी के हाव भाव, उसका भाषण और उसके शिष्टाचार बिल्कुल सामंजस्यपूर्ण नहीं थे। लंबे समय तक विचार करते हुए उसकी भौहों को बुनने के बाद जूनेर केवल इस विचार को ही त्याग सकता था। हाँ, सर, तुम यहाँ क्या लाते हो? व्यक्तिगत रूप से एक कप चाय तैयार करते हुए जियोयान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं पड़ोस में गुजर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके महान कबीले से मिलने आऊंगा। मैं अपने साथ कुछ नींव अमृत लाए जो आपकी तरफ से अच्छी मात्रा में युवाओं को बढ़ावा देने में सक्षम हो। इस ब्लैक गाउन के नीचे बड़े की आवाज काफी हर्षित थी। उसे सुनने के बाद जियोजान ने चारों ओर देखने के लिए जल्दबाजी की, लेकिन जियोयान का सबसे कम निशान नहीं देखा। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन कड़वा मुस्कुराता था। हाँ, जियो परिवार के मुखिया को उसे बाहर बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही युवा मास्टर से मिल चुका हूँ। एक बहुत अच्छा युवा, वह इस बूढ़े आदमी की पसंद के अनुसार है। अपने हाथों को लहराते हुए उसने जियोयान को पाने के लिए किसी को बुलाने से रोक दिया। काले लबादे वाले आदमी का लहजा उस प्रशंसा के स्पर्श से भर गया था जिसे उसने छुपाया नहीं था और लबादे के नीचे छिपे युवाओं को काफी शर्मिंदा कर दिया था। प्रशंसा से भरे काले लबादे वाले आदमी के स्वर को सुनकर हॉल में सभी की आंखें ईर्ष्या से भर गईं। इस तरह के उच्च स्तर के किमियागर से इतना उच्च मूल्यांकन प्राप्त करना कुछ ऐसा नहीं था जिससे आना आसान था। सभी अच्छी चीजें केवल इस बदवा के साथ होती हैं। जैसे ही उसने अपना मुंह फड़फड़ाया, अनिच्छा से भरा, जियोनिंग का स्वर ईर्ष्या से भरा था। जियोयू पूरी तरह से असहाय, आहें भरी, उसके गालों पर उसके जैद जैसे हाथ, वह चुपचाप फुसफुसाए, क्या वह बदवा इतना अच्छा है? मुझे इसका पहले कभी एहसास कैसे हुआ? तारीफ सुनकर जियो जान के चेहरे ने एक बड़ी मुस्कान का खुलासा किया और उसकी आंखों में गर्व की एक झलक देखी जा सकती थी। जियो कबीले के नेता, मैंने हाल ही में सुना है कि आपका कबीला कठिनाइयों का सामना कर रहा था, है ना? याओ लाओ की दमनकारी आवाज से टकराने से पहले जियो जान की मुस्कान पूरी तरह से नहीं फैली थी। सहमति में सिर हिलाते हुए जियो जान ने फूट फूट कर मुस्कुराया, निश्चित रूप से यह सर हमारे जियो कबीले की वर्तमान स्थिति को जानता है ना? मैं इसके बारे में थोड़ा जानता हूँ। सिर हिलाते हुए काले लबादे वाले आदमी ने एक मुस्कान का खुलासा किया। एआई वर्तमान जियो कबीले में हमारा व्यवसाय पहले से पहले की तुलना में आधे से अधिक नहीं है। लंबी अवधि में मुझे डर है कि हमारा प्रभाव भी दूसरे दर्जे के कबीले में डूबने वाला है।
जियोजान ने अपनी भौहों को झुर्रीदार करते हुए अफसोस की बात की। ऐसा लग रहा था कि वह उस विशेष क्षण में कुछ वर्ष की आयु में है। हाँ, भले ही मैं जियो कबीले के इतने करीब नहीं हूँ, मैं आपके बेटे के साथ काफी अच्छी तरह से मिल रहा हूँ। यदि आप, जियो कबीले के नेता, डरते नहीं हैं कि इस बूढ़े आदमी के कुछ बुरे इरादे हो सकते हैं, तो एक साथ सहयोग कैसे करें? काला लबादा आदमी धीरे से मुस्कुराया। उसे सुनकर जियोजान पहले तो चौंक गया, लेकिन जल्द ही बेतहाशा खुश हो गया। बस इतना ही वह था जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसने 3 बड़ों को उत्साह से भरा एक रूप दिया और इसके तुरंत बाद बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। सर, हम आपके साथ सहयोग करना चाहते हैं। हम वास्तव में पसंद करेंगे। दूसरे स्तर के ऊपर एक कीमियागर की सहायता कुछ ऐसा था जिसका जियो कबीला सपना भी नहीं देख सकता था। जियोजान ने यह नहीं सोचा था कि उसके अपने कबीले के पास कुछ ऐसा था जो एक दूसरे स्तर के कीमियागर को दिलचस्पी ले सकता है और कीमियागर के शब्दों को सुन सकता है कि वह जियो कबीले के साथ सहयोग करेगा। जियोजहान ने कहा कि कीमियागर की मदद करने का कारण होना चाहिए जियोयान। ऐसे मौके के साथ जियोजान मौका पाने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। जियोजान की स्वीकृति को देखकर काले रंग के आदमी ने सिर हिलाया और एक सफेद हथेली के लबादे से दिखाई दिया। उसकी उंगली पर एक लाल रंग की अंगूठी थी और एक झिलमिलाहट के साथ वह तुरंत लाल बत्ती में टिमटिमाती थी। अपनी हथेली को घूर रही थी। एक युवा के रूप में सफेद जियोजान चौंक गया था। वह पाम ने उसे एक परिचित एहसास दिया, लेकिन जियोजान के पास डेजा वू की अपनी अनुभूति के कारण के बारे में सोचने का समय नहीं था। तुरंत मेज पर जेड बोतलों का ढेर दिखाई दिया। विशाल मेज पलक झपकते ही पूरी तरह से छोटी जेड बोतलों से ढकी हुई थी। एक भी जगह खाली नहीं बची थी। इन जेड बोतलों को घूरते हुए, जो इस बड़े हॉल के अंदर पतली हवा से दिखाई दे रहे थे, हरे रंग की महिला को छोड़कर, जो खिड़की के पास थी, अन्य सभी कुलों, बिना किसी अपवाद के इस जबरदस्त मात्रा में गोलियों से इस हद तक चौंक गए थे कि वे शायद ही सांस ले सकें। यहाँ उपचार की 1283 बोतलें हैं, ब्लड क्लॉटिंग पाउडर। ये गुणवत्ता के मामले में सबसे अच्छी उपचार दवा नहीं है, लेकिन जियालाई कबीले के रिटर्न स्प्रिंग पाउडर की तुलना में इसके प्रभाव बहुत अधिक उत्कृष्ट हैं। हॉल में स्तब्ध लोगों को देखकर काले लबादे वाले व्यक्ति ने लापरवाही से अपना मर्चेंडाइज पेश किया। जियोजान मुंह खोलकर चौंक गया। आसपास की बर्फ ठंडी हवा की एक गहरी सांस ली। ये वास्तव में एक बड़ा व्यवसाय है। साइलेंट हॉल में लाल गर्म निगाहों की भीड़ ने टेबल पर छोटी जेड बोतलों को देखा, जिनकी संख्या 1000 से अधिक थी। लगभग किसी ने भी व्यक्तिगत रूप से इतनी बड़ी मात्रा में अमृत नहीं देखा था। उसकी गुलाबी जीभ ने उसके लाल होठों को अवचेतन रूप से चाटा। जियोयू इतने सारे अमृत को देखकर भी उतना ही चकित था। एक क्षण बाद उसने खुद को अचंभे से बाहर निकाल दिया और उसकी आंखों में एक चमक के साथ उसने काले लबादे वाले व्यक्ति को देखने के लिए अपनी दृष्टि घुमाई। खिड़की के किनारे बैठे हरे रंग के कपड़े वाली युवती छोटी जेड बोतलों से भरी मेज पर एक नजर डालती है, जिसमें उन खूबसूरत शरद ऋतु के पानी की आंखों में एक आश्चर्यजनक रूप चमकता है। उसकी दृष्टि एक बार फिर काले रंग के व्यक्ति पर बह गई। कुछ भी संदेहास्पद न पाकर वह अपने हाथ में साधारण किताब देखती रही। हॉल के पूर्ण मौन में काले रंग के लबादे वाले व्यक्ति ने धीरे से खांसी, अपने बगल वाले व्यक्ति को अपने बगल में लाया। जियोजहान वास्तविकता में वापस। जियोजहान शर्मा गया क्योंकि उसने एक शर्मिंदा हंसी निकाली। जैसे ही उसने काले लबादे वाले कीमियागर की ओर देखा, उसकी निगाहों में सम्मान ने एक और स्तर हासिल कर लिया था। हर कीमियागर एक बार में 1000 से अधिक बोतलों को आसानी से बाहर लाने में सक्षम नहीं होगा। सर, आपको जियो कबीले की वर्तमान स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। हमें अपनी खोई हुई लोकप्रियता को वापस लेने के लिए उपचार दवा की आवश्यकता है। जियो कबीले के लिए आपके कार्य निस्संदेह सहायता प्रदान कर रहे हैं जब हमें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जियोजान ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। अपने आप से थोड़ा बड़बड़ाते हुए जियोजान ने अंत में फिर से बात करने से पहले झिझकते हुए कहा, इसके बारे में हमारा जियो कबीला इन उपचार दवाओं को बेचने की जिम्मेदारी लेगा। जहां तक कमाई की बात है, सर, आप 90% लेंगे जबकि शेष 10% हमारे पास जाएंगे। हालांकि मुझे लगता है कि ऐसा करना हमारे लिए बेशर्म है। आखिरकार हमें चीजों को व्यवस्थित करने के लिए अभी भी कुछ पैसे की जरूरत है। महोदय, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जैसे ही उसने अपने प्रस्ताव को रेखांकित किया, जियोजहान ने घबराहट से उसके सामने काले रंग के आदमी को देखा, इस डर से कि वह शर्तों से संतुष्ट नहीं होगा। वर्तमान जियो कबीला पूरी तरह से इस पर निर्भर हो सकता है। रहस्यमय कीमियागर। हा, काला लबादा वाला कीमियागर अपना सिर हिलाने से पहले हंसा। इस क्रिया को देखकर जियोजान के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। जैसे ही वह पिछले 10% को जब्त करने वाला था, एक पुरानी आवाज ने उसे रोक दिया, जिससे वह चकित रह गया और पूरी तरह से नुकसान में पड़ गया। कबीले नेता जियो बहुत विनम्र हैं। हालांकि अमृत मेरे द्वारा परिष्कृत किया गया है। बिक्री करना कोई आसान काम नहीं है। मैं आपका लाभ कैसे उठा सकता हूं? आइए इसे समान रूप से विभाजित करें। 50-50। हा। काले रंग के आदमी के शब्दों पर मूल रूप से चिंतित 3 बुजुर्गों और बाकी कुलियों ने अचानक सदमे में अपना मुंह खोल दिया। अवचेतन रूप से अपने कानों को छूने से पहले काफी समय हो गया था। संदेह था कि शब्द वास्तविक थे या नहीं। 50-50। ये श्रीमान, क्या वह जियो कबीले के लिए भी विचारशील नहीं है?
वर्तमान स्थिति को देखते हुए भले ही वह सभी 100% लाभ चाहता हो, जियो कबीले में कोई भी आपत्ति करने की हिम्मत नहीं करेगा। मांस के पाए आसमान से गिर गए हैं, ये वाक्यांश सभी के दिलों में गूंजता रहा क्योंकि वे एक दूसरे की ओर देखते थे। लंबे समय तक जियो जहान ने धीरे धीरे अपनी बुद्धि वापस ले ली। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर फूट फूट कर हंसते हुए कहा, महाराज, आपके शब्दों ने हमें अभिभूत कर दिया है। हम आपकी समय पर सहायता के लिए पहले से ही वास्तव में आभारी हैं। हम आपका कोई और फायदा कैसे उठा सकते हैं? जैसे कि यह बहुत कम महत्व का था, काले लबादे वाले आदमी ने अपने हाथ लहराए और मुस्कुराते हुए हंसे, इस छोटे से मुनाफे में मेरे लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि आप कभी आराम नहीं करते, तो सच कहा जाए तो मैं 50% भी इकट्ठा करने में बहुत आलसी होता। इस तरह की घमंडी व्याख्या सुनकर जियो जान केवल अपना सिर हिला सकता था क्योंकि वह फूट फूट कर मुस्कुराया था। मैं इन अमृत को आपके पास बेचने के लिए छोड़ दूंगा। अगर मेरे पास भविष्य में कुछ समय होगा तो मैं आकर उनकी जांच करूंगा। काला लबादा वाला आदमी खड़ा हो गया और मुस्कुराया और उसने कहा, मेरे पास अभी भी अन्य मामले हैं, इसलिए मैं नहीं रहूंगा। कबीले के नेता जियो को मुझे विदा करने की जरूरत नहीं है। जाओ और इसके बजाय बिक्री के लिए व्यवस्था स्थापित करो। हा हा। बर्खास्तगी के स्वर के साथ वह हॉल से बाहर चला गया, सबकी नजरों में। पूरी तरह से कमरे से बाहर निकलने से पहले ब्लैक क्लोक किमियागर के कदम अचानक बंद हो गए। बेहोशी से हंसते हुए उसने कहा, इससे पहले कि मैं जाऊं, मैं कुछ और शब्द कहूंगा। जियो यान वास्तव में बुरा नहीं है। हा हा, अलविदा। इस बयान को सुनकर जियो जान ने अपना सिर रगड़ा। वह कुछ कहने ही वाला था लेकिन काला लबादा आदमी पहले ही हॉल से बाहर निकल चुका था, धीरे धीरे कोने के चारों ओर दृष्टि से ओझल हो गया था। काले लबादे वाले आदमी की गायब होने वाली आकृति को घूरते हुए जियो जान ने लंबे समय के बाद एक छोटी सी आह भरी, ये कहते हुए, ऐसा लगता है कि आनेर और इस सर के बीच का रिश्ता सामान्य से थोड़ा हटकर है। या फिर ये व्यक्ति जो हमसे परिचित भी नहीं है, हमारी इस तरह कैसे मदद कर सकता है? तीनों बुजुर्गों ने एक नजर डाली और एक आह भरी और सिर हिलाया। जिस तरह से पुराने किमियागर जियोयान के बारे में प्रशंसा व्यक्त कर रहे थे, वह स्पष्ट रूप से जियोयान पर अनुकूल रूप से दिख रहा था और जियो कबीले को उसकी मदद निश्चित रूप से जियोयान से जुड़ी होगी। हॉल के भीतर जियो कबीले के सभी सदस्य जो जियोयान की उम्र के थे, जिन्होंने काले रंग के आदमी के गुजरने वाले शब्दों को सुना था, उनके चेहरे पर निर्विवाद ईर्ष्या दिखाई। खिड़की के पास नीले रंग के कपड़े पहने युवती ने उसके सिर को थोड़ा झुका दिया। उसकी दृष्टि खिड़की से देख रही थी क्योंकि यह आकृति कोने के चारों ओर घूम रही थी। उसकी बिलो भौहें एक साथ थोड़ी बुनाई करती हैं, उसके नाजुक चेहरे पर संदेह की अभिव्यक्ति चमकती है। जियो कबीले के बाहर काला लबादा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह कम भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं पहुंच गया। तभी एक युवा आवाज ने काले गाउन के भीतर से धीरे से बड़बड़ाया, शिक्षक, क्या आपके पास हर एक वाक्य को इंगित करने से बेहतर कुछ नहीं है? अगर उन्हें इस बारे में पता चल जाता है तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपको पेशकश नहीं करूंगा। अरे, मैं केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। अगर यह जियो जान के लिए नहीं होता जिसने आपके छोटे होने के बाद से आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, तो मुझे ऐसा कहाँ मिलेगा? अच्छा शिष्य, इसलिए मेरे लिए उनका धन्यवाद करना ही उचित है। पुरानी आवाज हंसी और हंस पड़ी, अगर मैंने उन्हें सिर्फ गोलियां दी तो आपके सतर्क पिता निश्चित रूप से विश्वास करेंगे कि मेरे कुछ उल्टे इरादे थे। बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए जियोयान ने ये पूछने से पहले चारों ओर देखा, अब हम कहाँ जाएं? नीलामी घर की ओर, ताकि हम क्यूई गैदरिंग पाउडर उन्हें दे सकें। इसलिए कि उन पर कर्ज देने से बचने के लिए यह एक ऐसी चीज है जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। इसके अलावा आपने अभ्यास के लिए सभी चिकित्सा सामग्री को जला दिया है। यह अन्य चिकित्सा सामग्री खरीदने का समय है। मुस्कुराते हुए याओ लाओ बड़बड़ाया। जियोयान ने इन शब्दों को स्वीकार करने के लिए सिर हिलाया। कुछ उम्मीदों के साथ वह मधुरता से मुस्कुराया और पूछा, शिक्षक, क्या वर्तमान मुझे पहली स्तरीय कीमियागर के रूप में गिना जा सकता है? आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ दिनों की दवा को परिष्कृत किया है, आप एक कीमियागर बन गए हैं? हीलिंग दवा सबसे सरल प्रकार का अमृत है। इस तरह की चीजों को परिष्कृत करने पर गर्व करने की कोई बात नहीं है। याओ लाओ ने ठहाके लगाए, जियोयान को ठंडे पानी से बेरहमी से डुबो दिया। अपनी आंखें घुमाते हुए जियोयान थोड़ा उदास था। फिर मुझे वास्तव में पहली स्तरीय कीमियागर के रूप में कब माना जा सकता है? कीमिया की दुनिया में पहली स्तरीय कीमियागर के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक पैलेट प्रकार की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होना है, न कि साधारण प्रकार जहां आपको केवल एक पेस्ट में एसेंस मिलाना है। ऐसा लगता है कि मेरे जाने के लिए काफी दूरी है। इन आवश्यकताओं को सुनकर जियोयान ने असहाय रूप से अपना सिर हिलाया और सिटी स्क्वायर में नीलामी घर की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ा। प्राइमर नीलामी घर, रिसेप्शन लॉबी। एक मेज के ऊपर एक छोटा जेड केस था जिसमें एक दवा की गोली शांति से रखी गई थी। चिकनी, गोल और चमकदार गोली के कारण एक मजबूत, अच्छी खुशबू कमरे में व्याप्त थी, जिससे हर कोई चौकस महसूस कर रहा था। गोलियां देखकर प्राइमर नीलामी घर के दो प्रबंधक, याफी और गूनी, अपने चेहरे पर उल्लास नहीं छिपा सके। ब्लैक गाउन के माध्यम से जियोयान देख सकता था कि दोनों उसके सामने खुद को भूल रहे थे, जिसके कारण उसने अस्वीकृति व्यक्त की और उनका उपहास किया। अगर वे जानते थे कि याओ लाओ ने इस क्यूई गैदरिंग पाउडर को बनाते समय सामग्री पर कंजूसी की थी, तो उनका क्या होगा भाव ऐसे हों।
क्यूई गैदरिंग पाउडर जियोयान ने जो उत्पाद इस्तेमाल किया था उससे बहुत कम था और फिर भी याओ लाओ द्वारा आधे अधूरे बनाए गए यह पाउडर याफी और गुनी दोनों को आश्चर्यचकित करने में सक्षम था। मेरे प्रिय महोदय, आपकी कीमिया तकनीक वास्तव में प्रशंसनीय है। आपके द्वारा बनाए गए क्यूई गैदरिंग पाउडर की तुलना पहले से ही 5वें स्तर के कीमियागरों द्वारा की जा सकती है। गुनी ने हल्के हरे रंग की गोली की तहे दिल से प्रशंसा की। काले लबादे के नीचे एक पुरानी आवाज हल्के से सुनाई दी, कृपया इस क्यूई गैदरिंग पाउडर को अच्छी तरह से प्राप्त करें। इतनी मदद मिलने के बाद मुझे बस अपना धन्यवाद देना पड़ा, नहीं तो मेरी अंतरात्मा बहुत परेशान हो जाएगी। हाँ सर, आप बहुत दयालु हैं। आप यहाँ अतिथि हैं और हमारे बीच का एहसान सिर्फ दोस्तों के बीच है। जैद जैसे हाथों से केस को ऊपर उठाते हुए याफी मुस्कुराए। याओ लाओ ने टिप्पणी करने से परहेज किया। याओ लाओ ने न केवल उन शब्दों पर विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि जियोयान ने भी उनका उपहास किया। अगर यह वास्तव में जैसा उसने कहा होता तो प्राइमियर नीलामी घर पहले से ही दिवालिया हो चुका होता। अपने कपड़ों के अंदर से जियोयान ने कागज का एक टुकड़ा तैयार किया और उसे सौंप दिया। ये याफी। पुरानी आवाज सुनाई दी, कृपया मेरे लिए इन सामग्रियों को ढूंढकर मुझे एक और एहसान करें। कागज को उत्सुकता से स्वीकार करते हुए याफी ने मुस्कान के साथ पालन करने से पहले जल्दी से उस पर नजर डाली। पिछली बार के बाद उसने अब कोई झिझक नहीं दिखाने की हिम्मत की। याफी ने एक सेवारत लड़की को एक लहर के साथ बुलाया और उसे कागज दिया, उसे जल्द से जल्द सामग्री तैयार करने का निर्देश दिया। उसके हाथों में चाय का प्याला जियोयान ने हल्के से बोया। अचानक उसने कुछ सोचा और कुछ सेकंड के बाद याओ लाओ की आवाज सुनी जा सकती थी, मिस याफी, मेरा एक सवाल है। ये सुनकर याओ लाओ बात करना शुरू कर देते हैं। याफी ने मधुरता से मुस्कुराया और धीरे से उत्तर दिया, कृपया आगे बढ़ें सर। जिया लाई कबीले ने यहाँ से बहुत सारी दवा सामग्री खरीदी है। याओ लाओ ने नीरस आवाज में सवाल किया। इस सवाल पर याफी का दिल थोड़ा कड़ा हो गया और उसके प्यारे चेहरे की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। गुनी के साथ चुपके से एक त्वरित नजर साझा करते हुए उसने जवाब देने से पहले एक पल के लिए चुपचाप झिझक दी। पहले जिया लाई कबीले ने वास्तव में लगभग 100,000 सोने की दवा की सामग्री खरीदी थी और ये चिकित्सा सामग्री, कुछ उपचार गुण भी हैं। उसके सिर को थोड़ा झुकाते हुए उसकी पुरानी आवाज अचानक मौन में गायब हो गई। द ब्लैक क्लोक मैन से वातावरण में अचानक आए इस बदलाव ने याफी का दिल कुछ घबराया हुआ था। वह बहुत पहले से जानती थी कि पूर्व जियो कबीले की मदद करने की तैयारी कर रहा था और फिर भी नीलामी घर जिया लाई कबीले को बड़ी मात्रा में दवा सामग्री बेचता रहा। हालांकि वह उसके स्वभाव को नहीं जानती है, लेकिन इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह बुरा सज्जन नीलामी घर के खिलाफ कुछ शिकायत करेगा। हॉल में मूड धीरे धीरे दमनकारी हो गया। मुंह काले लबादे की ओर देखते हुए याफी बेचैन होने लगा। अगर यह गुनी के लिए नहीं होता तो वह लगातार उसे अपने लुक से रोकती, तो वह खुल जाती।